हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछली क्लासेस में मैंने आप सभी को डिस्कस किया था राजस्थान का मैदान और उत्तर भारत में गंगा का मैदान डिस्कस हो गया था हमारा, और इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। और उससे पहले हम लोग भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में, हिमालय के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर ये सभी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले ये सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट वाइज आप देखते हुए चलिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप सभी को जियोग्राफी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट और मैपिंग के साथ में आपको पता चल सके कि हाँ, ज्योग्राफी भारत की विषय में क्या, कौन और कैसे, ये सारी की सारी जानकारियाँ आप सभी को पता होंगी मेरे माध्यम से। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि आप लोग जो वीडियो को शेयर करने में कुछ कमी हो रही है, तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और उसके बाद में और इसी क्रम में हम लोग आगे बेहतर कर पाएँ। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र के मैदान को। इससे पहले मैंने आपको बता दिया राजस्थान का मैदान और उत्तर भारत का मैदान हमने आपको डिस्कस कर दिया है। और उत्तर भारत में गंगा का मैदान हो चुका था अपना, राजस्थान वाले भाग में राजस्थान का मैदान हो चुका था, ठीक है। और उससे पहले हमने जो चट्टानें हैं, हमारी चट्टानों के विषय में डिस्कस किए थे। और उससे पहले उसके बाद में मतलब हम हिमालय के विषय में आपको सभी फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट को आपको बता चुके थे। तो आज हमारा है टॉपिक ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में हम जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उसका क्षेत्र क्या है और ब्रह्मपुत्र की घाटी का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जानते हैं कि अन्य नाम इसका क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी। ब्रह्मपुत्र के मैदान का अन्य नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी। लगभग समस्त भाग असम में, मतलब अधिकतर इसका जो भाग है असम में पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं असम का मैदानी भाग। और एक सक्रिय खादर संरचना का क्षेत्र है, एक भूमि होती है खादर भूमि, और यही खादर भूमि का क्षेत्र है मुख्य रूप से। और हाँ, देखिए इसमें हमने इंडस के क्षेत्र का जो मैदान था उसके बारे में आपको बताया था, राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान। 3 मैदानों की सूची हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद में अब हमारा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे असम में, मुख्य रूप से असम में पाया जाता है और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं मैप के थ्रू इसलिए दिखाता हूँ कि आपको उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ब्रह्मपुत्र के पास कहाँ-कहाँ असम से होते हुए और बांग्लादेश में ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मेघना और पद्मा के नाम से गंगा को जानते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी एक में मिल जाती हैं और फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल की घाटी जो होती है, बंगाल की खाड़ी, उसमें गिर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इस मैदान का हमने अब इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि राजस्थान का मैदान और सिंधु नदी का जो मैदान है, गंगा नदी का मैदान, ठीक है। और इसकी लंबाई होती है 800 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी लगभग 75 किलोमीटर होती है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 56,000 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए ये सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ये नदी मतलब अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गार्ज का निर्माण करती है और दिहंग गार्ज से होते हुए और ये असम में प्रवेश करती है, असम में जाती है, तो इसमें 2, 3, 4 नदियाँ और इसमें मिलती हैं। और उत्तर भारत में, उत्तर हिमालय में, मतलब ये तीनों ओर पर्वत से, पहाड़ियों से घिरा हुआ मैदान है। और उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकाई पटकाई बूम पहाड़ी और नागा, और दक्षिण में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दक्षिण में इस मैदान के। असम के हिमालय के जो असम वाला मैदान का इलाका है ब्रह्मपुत्र का, इसके दक्षिण में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन पहाड़ियों के द्वारा इसको मतलब घेरा गया है।
पश्चिम में बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। जो मतलब निचले भाग में पाया जाता है गंगा का मैदान, और वहीं पर क्या है, भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैप के थ्रू आपको दिखाया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए मतलब इसका प्रवाह किधर से किधर की ओर हो रहा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। मैंने इसको बड़ा अच्छे से स्क्रॉल कर दिया है, और ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो फिर मतलब फिगर अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है आप देख पा रहे होंगे, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और लास्ट में जाकर ये गंगा के साथ में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर जब हम देखते हैं इसके कितने भाग हैं, तो सबसे उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय। उसके निचले वाले भाग में भावर का क्षेत्र है, उसके बाद में है तराई क्षेत्र, और उसके बाद में है बांगर, और उसके बाद में है खादर भूमि, और सबसे अंत में क्या है, नदी घाटी। कुछ इस क्रम में दे सकता है आपको कि निम्नलिखित में से क्रम विभाजन कीजिए। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भूमियों का क्रम विभाजन कीजिए। तो आपको या तो फिर दे देगा कैसे, खादर, बांगर, तराई, भावर और हिमालय, इस प्रकार से एक क्रम पूछ सकता है। या तो उसका उल्टा क्रम पूछ सकता है, हिमालय फिर भावर फिर तराई फिर बांगर फिर खादर। ये क्रम बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। ये क्रम आप याद करिए, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रम आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीसीएस में तो जहाँ तक कि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये है आपका भावर क्षेत्र। तो हम बात करते हैं भावर क्षेत्र की, हिमालय क्षेत्र की अब हम बात कर चुके हैं, उसके बाद में आता है भावर क्षेत्र। सबसे पहले हमारा हिमालय था, उसके बाद में क्या है, भावर क्षेत्र। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंकड़ पत्थर से जो बड़े बड़े टीले होते हैं यहाँ पर भावर क्षेत्र में दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में जब भावर क्षेत्र आता है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो इलाका है भावर क्षेत्र वाला, इसमें कंकड़ पत्थर युक्त संरचना का प्रदेश है। ये सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक आपकी जो बिहार में एक नेपाल से निकलती हुई नदी आती है, तीस्ता नदी, और इस तीस्ता नदी तक ये कंकड़ पत्थर यहाँ तक मतलब पाए जाते हैं, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और लंबी जड़ों वाले बड़े बड़े वृक्ष अवश्य मिलते हैं, किंतु छोटे छोटे जो पौधे होते हैं और खेतों तथा जनसंख्या का प्राय यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो ये हो गए भावर क्षेत्र की विशेषताएं। उसके बाद में आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण में पाया जाता है। देखिए सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, हिमालय, और हिमालय के फिर निचला वाला भाग क्या है, भावर। भावर के निचला वाला क्षेत्र कौन सा है, तराई, और तराई के निचला वाला क्षेत्र कौन सा है, खादर का। ठीक है, और उसके बाद में बांगर, और उसके बाद में नदी घाटी। ठीक है, यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिए, और यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये वाला बांगर और फिर खादर। ठीक है, तराई फिर बांगर फिर खादर। देखिए बापो मैंने आपको याद करवाया था, पुरानी भूमि जो बांगर होती है और नई भूमि जो होती है खादर होती है। तो उसके बाद में नदी घाटी प्रवाहित होती है, उसी में नदियाँ हमारी क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो अगला हमारा जो है कौन सा आता है, खादर भूमि। ठीक है, तो खादर भूमि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो औसत ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, 35 से 100 मीटर तक की ऊंचाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। 35 से लेकर 100 मीटर तक ऊंचाई यहाँ पर पाई जाती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लगभग बाढ़ का इलाका है। प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़कों का निक्षेप यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और उपजाऊ क्षेत्र है, मुख्य रूप से उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि ठीक ठाक मात्रा में होती है। मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में खादर का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में हुआ है। मुख्य रूप से अगर इसका हम क्षेत्रफल का विस्तार देखें तो कहाँ का पर है, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और असम, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य हैं भारत के मुख्य रूप से। ठीक है, और उसके बाद में ये जा कर के कहाँ पर गिरती है, वेस्ट बंगाल की जो खाड़ी है गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक, बांगर का विस्तार यूपी में अधिक, जबकि खादर का विस्तार बिहार में और पश्चिम बंगाल में है। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही ठीक इसी तरह स्टेटमेंट रखा जा सकता है यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में,
अदर एग्जाम में जो कि स्टेटमेंट वाइज जो पूछा जाता है, जहाँ जहाँ पर देखिए अब स्टेटमेंट के रूप में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, आराम से रख देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब उसमें से तीनों में से 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से एक तो ये हो सकता है कि नन ऑफ दिस, और 3 ऑप्शन उनमें से हो सकते हैं, 2 गलत होंगे और एक सही वाला होगा, उनमें से आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि बांगर भूमि का विस्तार यूपी में अधिक, जबकि खादर भूमि का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो बांगर भूमि मतलब पुरानी भूमि, जो पुरानी भूमि है बापू वाले में मतलब पुरानी भूमि, तो पुरानी भूमि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है और नई भूमि बिहार और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, तो नई भूमि को क्या कहते हैं? खादर भूमि। ठीक है, तो खादर भूमि, ठीक है, जो नवीन भूमि है उसको कहते हैं। अब आता है हमारा डेल्टाई प्रदेश। तो डेल्टाई प्रदेश में जो हम देखते हैं तो भारत में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है ये। इसकी आकृति कैसी है? चापाकार आकृति में ये विस्तृत है और डेल्टा का जो एक भाग है बांग्लादेश में, ठीक है, और डेल्टा का ऊंचा उठा हुआ भाग 4 तथा जलयुक्त गहरा भाग बील मतलब कहलाता है। जो ऊंचा उठा हुआ भाग है ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर, मतलब बहुत ऊंचा, तो उसको क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। और जो निचला दबा हुआ इलाका है उसको बील। देखिए उसको इससे पता ही चलता है बील, बिल मतलब बिल क्या होता है? गहरा। तो उसी तरह से आप याद कर लीजिए कि गहरा भाग कौन सा है? बिल है, बील। और ऊंचा भाग क्या है? ऊंचा, ऊंचार, ऊंचार। ठीक है, 4 मतलब ऊंचा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 4 में मानव बस्तियां, जबकि बील में मछली पालन होता है। जो ऊंचा वाला भाग है वहां पर तो मानव बस्तियां रहती हैं, वहां पर लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर बेल वाला भाग है वहां पर मछली पालन। अगर आपको स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में बील नामक स्थान पर मानव बस्तियां, जबकि 4 में मछली पालन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये आपको हवा ही नहीं लगेगी, अरे यार ये स्टेटमेंट मतलब पूछा कैसे गया है, क्वेश्चन आया कहाँ से? मतलब हमें तो ये पता नहीं 4 क्या होता है, बील क्या होता है, ये है क्या? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 4 जो है यहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई जाती हैं, मतलब बस्तियाँ पाई जाती हैं, और बिल मतलब जो गड्ढा वाला है वहाँ पर क्या होता है? मछली पालन होता है। ठीक है, तो जूट और चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमि है। 2 आपका जो क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, 2 आप क्षेत्र, जैसे 2 नदियां हैं उसके मध्य में जो क्षेत्र होता है मैदानी इलाका बन जाता है, तो उसको 2 आप क्षेत्र कहते हैं कि मतलब वो उपजाऊ भूमि होती है। तो मुख्यतः मुख्य नदी और सहायक नदियों के मिलन क्षेत्र से उत्पत्ति होती है इसकी। देखिए एक जैसे गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है बहुत बड़ा सा, ठीक है, वो जो 2 नदियां होती है, 2 नदियों के मतलब एक जैसे बड़ी नदी है और उसके सहायक नदी है, दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? मध्य का दोआब क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं। कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है। सिंधु व सहायक नदियों का दोआब क्षेत्र कैसा है? प्रसिद्ध है खूब ज्यादा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। अच्छा, खोल के बारे में जानते हैं, खोल क्या होता है? बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि है क्या? खोल। बांगर और खादर को अलग करने वाली भूमि क्या है? खोल। जैसे जहाँ पर बांगर मतलब पुरानी वाली और खादर मतलब नई वाली, एक ऐसी भूमि जहाँ से उसका डिवीजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? खोल। और ये भूमि कैसी होती है? ऊंची भूमि होती है, ऐसा कि नहीं कि ऐसे मतलब निचले उसके बराबर हो, बराबर नहीं, ये उच्च भूमि होती है, इसका परत अलग हो जाता है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी क्रमशः बांगर और खादर क्षेत्र के जिन्हें 100 मीटर की कंटूर लाइन अलग करती है। अब आप देखिए, पश्चिमी और पूर्वी यूपी क्रमशः बांगर और खादर के क्षेत्र हैं, और वहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? जो 100 मीटर, लगभग 100 मीटर की ऊंची है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन समझते हो आपकी? नहीं,
कंटूर लाइन ऐसी लाइन होती है जो मतलब एक तरह से तुम मान के चलो ऊंची मेड़ होती है, और वो क्या होती है, अलग कर देती है खादर और बांगर। जैसे कोई नदी है, वहां पर प्रवाह कस के आ गया, बहुत तेजी से प्रवाह आ गया, बाढ़ आ गई नदी में। तो जब नदी में बाढ़ आ गई तो वो जो पुरानी वाली मिट्टी थी उसको बहा करके लेकर जा रही है, वो नई मिट्टी ला करके वहां पे जमा कर देती है, ठीक है। और वो मिट्टी लगातार 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में दोबारा वहां तक जब नदी नहीं पहुंच पाती है तो वो मिट्टी इकट्ठा रहती है। तो जब वो इकट्ठा होती है कि वो काफी पुरानी हो जाती है, वहां पर नवीन मृदा नहीं आ पाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं बांगर भूमि। तो ऐसी होती है बांगर भूमि, और इसको अलग कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जहाँ से नवीन मृदा आती जाती रहती है उसको कहते हैं हम खादर भूमि। और उसी के बीच में, दोनों के बीच में एक लाइन बन जाती है जिसको कहते हैं हम खोल। चो व चोस, चो व चोस, ये क्या होता है, शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को क्या कहते हैं, चो। देखिए शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर, शिवालिक की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है नहीं, 900 से 1500, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई लेकर के शिवालिक क्या करेगा, शिवालिक की ऊंचाई पर जो कुछ ऊंचाई पर ढालों पर, वहाँ से नदियों के द्वारा जितनी भी वाटर की जो सप्लाई होती है, वहाँ से जो पानी आता है, और बरसात में तो कुछ ज़्यादा ही पानी आता है सभी नदियों में। तो जो बरसाती नदियाँ हैं, बरसात में पानी मतलब जिनमें से निकलता है, उनको कहते हैं, छोटी छोटी नदियों को चो कहते हैं, ठीक है। और ऐसी नदियों द्वारा शिवालिक की ढाल पर ऊबड़ खाबड़ भूमि जो होती है बन जाती है, जिसे चोस भूमि कहते हैं। अब देखिए, जो होती है छोटी नदियाँ होती है, और उनको क्या कहते हैं, मतलब जो देखिए, अब आप कहीं पर भी देखते हैं कच्ची सड़क होती है, आपने देखा होगा, खूब देखा होगा चो को। अब मतलब देखिए एग्जाम्पल है ये, हम नहीं कहते कि यही है सही, मतलब एग्जाम्पल रूप में आज समझा दे आपको। देखिए आपने आपने कभी कभी देखा होगा कि कच्ची सड़क है या पक्की सड़क है, पक्की सड़क के किनारे भी कच्चा मतलब वो मतलब मटेरियल मतलब मिट्टी पड़ी रहती है। तो जब आप देखते हैं बारिश होती है, और बारिश होने के बाद में छोटी-छोटी नाली टाइप में गली बन जाती हैं, ठीक है? तो वो गली इरोज़न होता है, मतलब गली इरोज़न के द्वारा वो मिट्टी क्या होती है, वहाँ की बह जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो वो नाली सी बनी हुई है, वो नाली से बनी हुई है, और ठीक इसी प्रकार ये नदियाँ होती हैं, कहाँ पर? शिवालिक के दक्षिणी भाग में। और इन्हीं जैसी वो नाली बनी हुई है, उसी तरह की ये नदियाँ होती हैं, और इन नदियों को कहते हैं चो, ठीक है? ये जो नदियाँ होती हैं, उनको चो कहते हैं। और इन नदियों के द्वारा ऊबड़-खाबड़ भूमि बन जाती है, मतलब कहीं ऊँचाई से, कहीं नीचे से, कहीं कहीं से पानी गिरता है, ठीक है? तो ऊँचाई-नीचाई से जब पानी मतलब जो वाटरफॉल होता है, मतलब प्रवाह होता है जल का, तो कहीं ऊँचा हो जाता है, कहीं नीचा, कहीं नीचा, कहीं ऊँचा। कहीं से मतलब मलबा इकट्ठा कर देता है, तो कहीं से खींच ले जाता है, मतलब मिट्टी का मृदा कटाव कर देता है। तो इसलिए जो ऊबड़-खाबड़ भूमि बन जाती है, तो उसको कहते हैं चोस भूमि, ठीक है। अब ये क्या है, भूड़। जानते हैं, गाँव वाले लोग खूब जानते हैं, खूब सुने होंगे कि भूड़ क्या होता है, ठीक है। बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण विस्थापित हो जाते हैं, फलतः मोटे कणों वाली बालू के ढेर कहीं कहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें भूड़ कहते हैं। देखिए, भूड़ जो इलाका होता है, मतलब ये कई कई खेतों के नाम हो जाता है, कि भूड़ खेत का नाम हो जाता है, कि कहीं भूड़, चलो भूड़ में चले, है ना। तो ऐसा होता है, ये भूमि ऐसी होती है जहाँ पर देखिए देखिए जो अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया में होता क्या है, जो महीन कण होते हैं, महीन कण एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। हवा आई, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करके ले गई कणों को। भाई अब कणों को थोड़े रोक सकते हैं, हवा तो उड़ा सकती है, उतनी तो ताकत है ना उसमें। हवा से उड़ के चले गए। उसके बाद में होता क्या है, बालू के कण जो होते हैं, देखिए रेगिस्तान में ये सब ज़्यादा होता है, और इधर मतलब इन क्षेत्रों में भी होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो जो ये कण होते हैं, मोटे वाले जो कण होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और कहीं पर जब ढेर लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, भूड़ का इलाका कहते हैं, भूड़ कहते हैं। एक होता है आपका धांड। धांड क्या होता है, सिंधु के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें हैं, जो नदियों के जल से एकत्रित होने से विकसित हुई हैं। अब देखिए होता क्या है, देखो सिंधु नदी जो हमारी पाई जाती है, सिंधु प्रदेश का जो इलाका है उत्तर भारत का, मतलब जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के क्षेत्र का, ठीक है। और उसके बाद में पाकिस्तान के पंजाब और मतलब अदर क्षेत्र का। तो जब वहाँ पर पाया जाता है सिंधु के क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ धीरे मतलब धीरे धीरे अपना
देखिए कभी कभी लैगून झील का निर्माण हो जाता है, कभी कभी तेजी से प्रवाह हुआ और नदी उतना अपना जो वाटर होती है मोड़ नहीं पाती है, तो क्या करती है धीरे से वहाँ पर लैगून झील का निर्माण हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो छोटी मतलब झीलें विकसित हो जाती हैं, और इन्हीं झीलों को क्या कहते हैं, धान कहते हैं। ये क्या है, रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, इसको देख लेते हैं अपन। रेह या कल्लर को जब हम देखते हैं तो हरित क्रांति के क्षेत्रों में विकसित लवड़ी मृदा के क्षेत्र हैं। देखिए हरित क्रांति के क्षेत्रों में विकसित लवड़ी मृदा के क्षेत्र, समझ रहे हैं आप। देखिए पंजाब में होता क्या है, बहुत ज़्यादा कृषि, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े स्तर पे खेती की गई, ठीक। वहाँ पर खूब अंधाधुंध उर्वरक डाले गए, कीटनाशक डाले गए, खूब ज़्यादा डाले गए, आराम से मतलब आवश्यकता से भी अधिक फेंक दे रहे हैं, ठीक है भैया। ज़्यादा प्रोडक्शन 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 चिल्ला रहा था पंजाब, प्रोडक्शन खींच के खूब ज़्यादा हरित क्रांति खींच रहा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ हरित क्रांति, मतलब मुख्य रूप से कहाँ, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इनमें ही देखने को मिलती है हरित क्रांति मुख्य रूप से। तो इन क्षेत्रों में हुआ क्या भैया, यहाँ पर जो मतलब विकास हुआ एक ऐसे क्षेत्र का, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, अब तो हरित क्रांति 1966-67 का टाइम था, वहाँ तब आई थी, तब से अब तक बहुत साल हो गए, है ना। तो उस समय का जब टाइम था तो लगभग जब हम देखते हैं वहाँ पर, तो जो लवणीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, वहाँ के जो मिनरल्स थे धीरे धीरे खत्म होते गए, खत्म होते गए, खत्म होते गए। एक फसल में, दो फसल में, तीन फसल में, चार फसल में, जब लगातार धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ, अब एक ही खेती करी जा रही है और आप उसमें क्या कर रहे हैं, लगातार डाले जा रहे हैं खरपतवारनाशी, कीटनाशी और खाद भी डाले जा रहे हैं, उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो मृदा थी, मृदा की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, उर्वरक क्षमता, ठीक है, उत्पादन क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो कम पड़ जाती है, या मतलब धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। तो जब वहाँ पर लवणीय मृदा का क्षेत्र, जब वहाँ पर प्रोडक्शन वाली जो मृदा थी वो खत्म हो गई, धीरे धीरे कम पड़ गई उसकी प्रोडक्टिविटी, तो वहाँ पर लवणीय मृदा के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। तो इन मृदा के क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं, रेह या कल्लर कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के क्षेत्रों में ये ज़्यादा हुआ। उत्पत्ति, जमाव एवं वाष्पीकरण के कारण मृदा में लवणों की मात्रा में वृद्धि होने से, देखिए उत्पत्ति, जमाव एवं वाष्पीकरण के मृदा के कारण मृदा में लवणों की मात्रा में वृद्धि। देखिए कहीं पर अगर सिंचाई करी गई, देखिए अगर फसल की कंटिन्यूटी बनी हुई है तो सिंचाई भी वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फसल की कंटिन्यूटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट की मात्रा उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट की मात्रा आप उतनी ही ज़्यादा मात्रा, मतलब कम मात्रा है। और देखिए भूमि का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो आप उसमें चाहे जितना न्यूट्रिएंट डाल लें, और जितना न्यूट्रिएंट डालेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो यही समस्या हुई वहाँ पर। और जब ये समस्या धीरे 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 बढ़ती चली गई तो क्या हुआ, लवणीय भूमि का विकास हो गया। और वहाँ पर जो जल है वाष्पीकरण के कारण उड़ तो मतलब जा तो रहा था, लेकिन जो लवणीय जो कण थे, वाष्पीकरण मृदा मतलब वाष्पीकरण हो रहा था, वाटर का जो वाष्पीकरण होने के बाद में क्या इकट्ठा हो रहा था, लवणी जो वाटर था वो वहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। जो जैसे जैसे धीरे धीरे लवणी वाटर इकट्ठा हो गया, ऊपरी भूमि में क्या हो गई, सीधी सीधी लवणी भूमि में परिवर्तित हो गई। बांगर मृदा के क्षेत्र में नमक युक्त सफेद परत वाले क्षेत्र, बांगर मृदा, ठीक है। जो पुरानी, देखिए जो पंजाब का, हरियाणा का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर क्या है, मेरठ और उस साइड के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही था कि पहले तो खेती बहुत अच्छे से हुई, और खेती करने के साथ साथ में लोगों को चस्का लग गया इसका, और चस्का लगने के बाद में लोग डालने लगे उर्वरक उर्वरक उर्वरक, बस अब हो गया सब उर्वरक ही। इसीलिए मृदा कैसी हो गई, नमक युक्त, सब ऊपर सफ़ेद परत। देखिए यूरिया का उपयोग हद से ज़्यादा किया गया, लिमिट से भी ऊपर, और लिमिट जब लगाई नहीं गई तो क्या हुआ, यूरिया ने क्या कर दिया, इन सबको लवणीय क्षेत्र में बना दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे क्षेत्र यहाँ पर विकसित हो चुके हैं, ठीक है। ये आप चित्र में देख लीजिए। मध्यवर्ती मैदान का महत्व क्या था, विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदान है मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदान है ये वाला। देश की लगभग 47% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। हिमालय का
पर्वत, हिमालय पर्वत का उपहार है, इसको कहते हैं हिमालय पर्वत का उपहार। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। समतल भूमि है यहाँ पर, इसलिए रेल मार्ग, जलमार्ग और नदियों का जाल सा और व्यापारिक औद्योगिक महत्व भी है इस क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर रेल मार्ग बिछाना, देखिए मैदानों में रेल मार्ग बिछाना आसान, जलमार्ग आसान, नदियाँ वो भी आसानी से मतलब जा रही, प्रवाहित हो रही हैं, व्यापार और आसान हो जाएगा। भाई देखिए हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए मेंस का जो पेपर होता है जोड़ने का पेपर होता है। किसी भी एग्जाम मतलब यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो एग्जाम होता है मेंस का, वो लिंकिंग, इंटरलिंकिंग का होता है। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं, जैसे कहीं पर अगर समतल भूमि है तो वहाँ पर क्या हो पाएगा, वहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होंगी ज़्यादा मात्रा में, नहर बनाना आसान हो गया, रोड बनाना आसान है, खेती करना आसान है, ठीक है, जल मार्ग आसान है, रेल मार्ग आसान है, परिवहन आसान है, व्यापार करना आसान है, औद्योगिक महत्व उसका बढ़ जाएगा, होता है। ये सारी की सारी चीज़ें देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर जब हम चलते हैं तो माइंड मैपिंग जब बढ़ते चलते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें ओपन होती चलती हैं कि हाँ, जब हम देखते हैं कि ओपन माइंड से व्यवहारिक तौर पर देखिए इस चीज़ को, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रोड बनाने जाएंगे तो कहो कि उस पहाड़ को तोड़ने में ही 15 दिन चला जाए, और मैदानी क्षेत्र में क्या है, जा रहे अपना सीधा बनाते हुए, कहीं पर ऊंचाई नीचाई का माहौल ही नहीं है, सीधा जाए, और कहीं छोटा मोटा होता है तो नदियाँ पड़ती है तो उनके लिए पुल बना देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ पर रेल मार्ग और परिवहन, व्यापार, ये सारी की सारी, और नदियाँ तो मुश्किल से ही, ये सारी की सारी चीज़ें कठिन से कठिन हो सकती हैं। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बड़े लेवल पे बनते हैं, सिविल सेवा में भी बन जाता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, और उसके बाद में पश्चिमी घाट पश्चिम में और पूर्वी घाट पूर्व में, ठीक है। और उसके बाद में आप अच्छे से और देख पाएंगे कि कौन सा कहाँ पर है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले नंबर पे व्हाइट कलर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में ग्रीन कलर में है वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में है नेपाल, भूटान, और ये है नॉर्थ, ये क्या लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको गैंगेटिक प्लेन देखते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ बास्ट है। और उसके बाद में सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है, जो मध्य का इलाका है, एमपी वाला भाग मुख्य रूप से एमपी में आता है, जो सेंट्रल मध्य मीनलैंड कहते हैं, ये मुख्य भाग है। और यहाँ पर आप पश्चिमी भाग में देख पा रहे होंगे कि डिजर्ट का इलाका राजस्थान वाला है, और सेमी एरिड रीजन है, उसके नीचे वाला सेमी एरिड रीजन आर्द्रभूमि वाला। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे डेक्कन प्लेटू आप देख पा रहे होंगे, और पश्चिमी घाट आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर है पूर्वी घाट, और कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ईस्टर्न घाट, माउथ ऑफ गंगा, म्यांमार, ये सब आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसके बारे में जानते हैं मुख्य रूप से अपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तीनों ओर जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। देखिए कोई भी भाग हो, क्योंकि भारत के ही विषय में बात नहीं हो रही, प्रायद्वीप होता क्या है इसको समझिए। अब कोई भी भाग ऐसा है जो तीन ओर जल से घिरा है और एक ओर कहाँ से घिरा है, स्थल से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का मतलब गोंडवाना
भारत का पठार जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। अंगारा ऊपर था, गोंडवाना लैंड नीचे था। भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। ठीक है, और भारतीय जो इंडियन प्लेट है जाकर के यूरेशियन प्लेट में टकराती है। ठीक है, और जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा तीव्र गति से प्रवाहित हो रही थी, इसलिए इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में टकरा जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप जब आप पढ़ेंगे तब तो उसमें वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं तीनों ओर जल से घिरा हुआ भाग, आपको मैंने बता दिया। उत्पत्ति इसकी देखते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई। प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार बहुत पहले यह भाग अफ्रीका से सटा हुआ था। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका से सटा हुआ था। इसके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह से टेथिस सागर में निक्षेपित मलबों से वलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखिए, और जो टेथिस सागर था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों के मध्य में, देखिए एक ऐसा इलाका था जो कि आप नाम सुन रहे होंगे विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रेणियों के। विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रेणियाँ ये पुरानी है। डेक्कन प्लेटो मतलब जो भारत वर्तमान का जो हिमालय है इससे पुरानी है। अरावली और विंध्यन की जो रेंजेस हैं ये पुरानी हैं। इनका ये दोनों अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों का मैंने इसके पहले वीडियो में मतलब बताया है आपको ये प्रक्रिया। इन दोनों का जो प्रोसेस था धीरे धीरे लाखों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में टूट फूट कर टेथिस सागर में इन सब का मलबा क्या हुआ, जमा होता गया। और जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो ये मलबा, इस मलबे में वलन की प्रक्रिया होती है और हिमालय का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यह प्रवाह अभी भी जारी है। अब देखिए, अब भी इंडियन प्लेट लगातार चल रही है। ठीक है, और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। इसी कारण हिमालय का उत्थान भी जारी है। भारत के इसी जारी प्रवाह के कारण हिमालय में भूकंप की घटना घटित होती हैं, और हालांकि प्रायद्वीपीय पठार विवर्तन की दृष्टि से पूरी तरह से स्थिर है। विवर्तनिकी की दृष्टि से हिमालय स्थिर है। ठीक है, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में सामान्यतः बहुत कम भूकंप आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पठारी वाला इलाका है ना, यहाँ पर जो पठार का इलाका है ये पहले से जब टूटा हुआ था दक्षिण अफ्रीका से टूटकर जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ज्वालामुखी की क्रिया हुई। और ये जब मतलब अपने इक्वेटर से गुजर रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में क्या हुए थे, वल्केनिक इरप्शन हुए थे बहुत सारे। तो ये इतना मजबूत पठार, मतलब ये धधकता हुआ लावा निकलता था। जब धधकता हुआ लावा निकला तो आग फैल गई, और आग फैलते हुए क्या हुआ, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो ये मतलब धीरे धीरे मतलब जब आग ठंडी हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एकदम पत्थर जैसा रूप ले लिया। तो इसीलिए क्या है, पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पर भूकंप किस प्रकार नहीं आ सकते ना, तो इसीलिए भूकंप यहाँ पर नहीं आते प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। पठार के दोनों तरफ यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किनारों पर समतल मैदान पाए जाते हैं, जिनका निर्माण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के जलोढ़कों के निक्षेप के रूप में हुआ है। देखिए, पश्चिमी घाट में भी नदियां पाई जाती, पूर्वी घाट में भी नदियां पाई जाती हैं। पूर्वी घाट की नदियों ने काट काट कर मतलब अपने जो जलोढ़क और निक्षेप इकट्ठा किए, मलबा इकट्ठा किया, तो बन गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की नदियों ने तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए काट करके जो पश्चिमी घाट की श्रेणियां थी उनको काट काट कर क्या बना दिया, पश्चिमी घाट का मैदान। ठीक है, अब क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की संरचना, अच्छा इसको आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और गोदावरी, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पवार, ठीक है, कावेरी, ठीक है, ये कुछ नदियाँ हैं।
और इस मैप को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो माउंटेन पाए जाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर अरावली माउंटेन मैंने आपको बताया कि जो कि अब आपको अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देता है। विंध्याचल जो विंध्या है, विंध्यन पर्वत, ये भी आपको अवशिष्ट पर्वत के रूप में, सतपुड़ा माउंटेन एमपी, और वेस्टर्न घाट माउंटेन ये भी, और ईस्टर्न घाट माउंटेन भी पाई जाती हैं। नीलगिरी हिल्स भी पाई जाती हैं यहाँ पर, अन्नामलाई हिल पाई जाती है, कार्डमम हिल्स पाई जाती हैं, इलायची पहाड़ियाँ जिनको, और मालवा प्लेटू पाया जाता है, मालवा प्लेटू, ठीक है। मालवा का पठार पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, और दक्कन का पठार आप तो जानते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, शिलोंग प्लेटू मेघालय वाला, और ये क्या है, दंडकारण्य का पठार आपको मैंने दिखाया था, और बस्तर बस्तर प्लेटू, बस्तर का पठार। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा पठार कहाँ पर है, उसके बारे में आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए ऊपरी भाग में सबसे ऊपर क्या है, सीधी लाइन में अक्षांश रेखाओं की तरह बुंदेलखंड का पठार, उसके जस्ट बगल में आपको पश्चिमी साइड में दिखाई दे रहा है मालवा का पठार, और सबसे पूर्वी साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, और उसके बुंदेलखंड और मालवा का पठार और छोटा नागपुर के पठार तीनों के बीच में क्या है, बघेलखंड का पठार, जो कि पॉइंट्स के रूप में है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि दक्कन का पठार है, और तेलंगाना राज्य में तेलंगाना का पठार इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि चकोर साइड में, चौकोर रूप में दिखाई दे रहा है आपको, सबसे उड़ीसा के इलाके में दंडकारण्य का पठार, ठीक है, इसको आप देख पा रहे होंगे। अब आता है आपका शिलोंग का पठार, जिसको मेघालय राज्य में ये पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पूर्वी क्षेत्र में। उसके बाद में जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे तो इसमें यहाँ कलरफुल दिख रहा है, तो इसमें भी उसी प्रकार से है, आपको बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, है ना, दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, तेलंगाना प्लेटू, है ना, डेक्कन प्लेटू और मालवा प्लेटू, ये सब आपको दिख रहा होगा। ये बघेलखंड का भी पठार आपको दिख रहा है। कर्नाटका प्लेटू भी इसमें एक जो क्षेत्र है कर्नाटका के रीजन में, ये भी पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अरावली पर। अरावली प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर विस्तृत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, वही वाला इलाका। विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत, पृथ्वी पर सबसे पहले जो पर्वत बन रहा था उनमें से एक है। गुजरात के पालमपुर से कहाँ तक पाया जाता है, दिल्ली में मजनू के टीला तक, गुजरात का पालमपुर। अच्छा, एक पालमपुर की कहानी क्लास 9th में एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, वो वाली पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी, मज़ा आता है पढ़ने में। एनसीईआरटी पालमपुर कहानी इकोनॉमिक्स की है, पालमपुर की कहानी, ठीक है, तो वो पालमपुर, उससे मुझे याद आ गया, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली में मजनू के टीला तक ये विस्तृत है, कौन, अरावली, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा, अरावली रेंज आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा होगा आपका राजस्थान का बागर जो है, उसके बाद में अरावली लिखा है, अरावली रेंज, ठीक है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैप में भी आप देखते हुए चलिएगा कि कहाँ पर कौन सा है, मैप के अनुसार भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, और छोड़िएगा नहीं इसको। लंबाई इसकी कितनी, 800 किलोमीटर है। अधिकतम लंबाई राजस्थान में पाई जाती है, और राजस्थान में अरावली जरगा की पहाड़ियाँ, दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अरावली जो राजस्थान में कहा जाता है उसको जरगा की पहाड़ियाँ, और दिल्ली में इसका नाम है दिल्ली रिज। जो बनास नदी है अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी नदी है, बनास नदी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर इसको कहते हैं, राजस्थान के माउंट आबू में, जो कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर वहीं पर है, माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी की। तो मालवा के पठार के दक्षिण में, अभी हम आपको मैंने लोकेशन में दिखाया, तो वहाँ पर पाई जाती है, मालवा के पठार के दक्षिण में पाई जाती है विंध्य पर्वत श्रेणी। और विस्तार इसका पूरी तरह से लगभग पूरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भांडेर पहाड़ी और बिहार में एक कैमूर जिला है, कैमूर उसी के नाम पर, कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पहाड़ी के नाम पर ही उस जिले का नाम पड़ गया है, क्या, कैमूर जिला। तो इसके बाद में जब हम देखते हैं कि मैप में आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रामगढ़ हिल्स हैं, कैमूर हिल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, विंध्यन रेंज है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी जो प्रवाहित होती है उसी के साथ साथ में विंध्यन रेंज है। उसके बाद में जब हम देखते हैं तो दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी यहाँ पे पाई जाती है, और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और साथ सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में पाई जाती है ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। देखिए, भारत की दो प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं जो भ्रंश घाटियों में पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? याद रखिएगा, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस वाले सभी लोग। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, जबकि दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर स्टेटमेंट में ही अगर दे दिया आपको, तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, जबकि दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। अब इसका उल्टा भी कर सकता है, इसका किनारे का भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको जैसा आपको पता है कि मतलब सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य में, और ऊपर की ओर उत्तर की ओर कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, निचले भाग में नीचे की ओर ताप्ती, बस सिंपल सी बात है। अब जब हम आगे देखते हैं तो ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, अब हम जरा सा इसको दिखा दें कि ये आपके ऊपर नदी है नर्मदा, और उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही बीच में सतपुड़ा रेंज, और उसके नीचे है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, और यही है उसकी भ्रंश घाटी। और आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, राजपीपला हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल। देखिए, ये तीनों सतपुड़ा रेंज के ही भाग हैं, राजपीपला, महादेव हिल्स और मैकाल की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर क्या है, धूपगढ़ है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसको मतलब 2-3 बार एग्जाम में पंचमढ़ी हिल स्टेशन में से किस राज्य में है, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी पूछी गई है। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। मैकाल की पहाड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी दो राज्यों के बीच या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, वो है कौन सी, मैकाल की पहाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। मैकाल की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की। अमरकंटक मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बाद में अमरकंटक चोटी के पास ही नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। वहीं पर जो अमरकंटक की चोटी है वहीं से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। सोन नदी जाकर के यमुना में मिल जाती है, और नर्मदा नदी जाकर के कहाँ पर गिरती है, आपकी गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, और नर्मदा नदी पश्चिम में अपनी अपभ्रंश मतलब अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबात की खाड़ी में कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। सोन नदी कहाँ पर, गंगा में मिल जाती है। ठीक है,
सॉरी मैंने कहा था यमुना में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है बिहार में, ठीक है। सोन नदी मिल जाती है गंगा में जाकर के बिहार में, और पुनपुन से पहले। और आज का जो हमारा डिस्कशन है तो यहीं तक हम रखना चाहेंगे। और पश्चिमी घाट या सह्याद्री जिसको आप कहते हैं, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग बताएंगे जैसा मैं बताता हूँ समझ में आता है या नहीं आता है, तो मैं और कोई दूसरा तरीका अपनाऊँ या और अच्छे से आपको, मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेसिक से आपको उठा करके ऊपर तक ले जाऊँ, पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। क्योंकि देखिए बताने से इसमें जो रहता है तो चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ ये चीज़ बताई गई थी, आपको सुनने से ही याद रहेगा। अगर आपने, ठीक है, आपने इसको देख भी लिया एक बार, देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखते हुए चलते हैं, मैं कभी-कभी मतलब जो मुख्य बिंदु होते हैं तो हाइलाइट भी करता हुआ चलता हूँ कि हाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे खंबात की खाड़ी में गिर गए, ठीक है, तो खंबात की खाड़ी को मैं हाइलाइट भी करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे जो जहाँ-जहाँ पर मैं हाइलाइट करता हूँ वो बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उसके साथ-साथ में आपको देखना ये है कि हम बता क्या रहे हैं। माइंड मैपिंग करनी है कि कॉन्सेप्ट पे के ऊपर ध्यान देना है। जैसे-जैसे हम बताते चलते हैं कि जैसे हाँ, ये आधार स्तर से हम उठाते हैं और ऊपर तक आपको लेके जाते हैं, तो उसी तरह से आप में ही ढलना चाहिए। और जितने सारे मतलब फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को आपको थोड़ा-सा मतलब पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आपको एक बार और टाइम मिलता है, तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, तुरंत आपको मतलब माइंड मैपिंग हो जाएगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल हम आपको बताएँगे, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और इसका जो भी आपका जो क्लास रहेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि सही टाइम से और चलती रहे। और आप लोग कमेंट में जो अपनी राय है उसको बता सकते हैं हमको, और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ में इस क्लास को ज़रूर साझा करिएगा, मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, यूपीपीसीएस सिविल सेवा के लिए भी ये है, स्टेटमेंट मैं आपको बताता रहता हूँ। और मुख्य रूप से यूपीपीसीएस और सिविल सेवा, और उसके बाद में अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, ठीक। और आपका जितने भी पेट है और एग्ज़ाम बैंकिंग के क्षेत्र के हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इन सब में आपका काम आएगा। महत्वपूर्ण बिंदु ही मैंने रखे हैं, अलग से कुछ नहीं। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।